डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी बच्चों का डीएसवी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस लेक्चर के बाद डेफिनेटली आप एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाना सीख जाएंगे। होता क्या है ये सब आप सीख जाएंगे। आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एम्पियर सर्किटल लॉ में। बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात की थी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये था किसी पॉइंट चार्ज की वजह से k3/r²। इसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प लेते थे। उसके बाद में हमने ये देखा कि जब ज्योमेट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुई, लाइक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर शीट, तो उसके लिए हम गॉस लॉ का यूज़ करने लगे। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम मैग्नेटिज्म में बात करें तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो बेसिक लॉ है वो है बायो-सैवर्ट लॉ। यानी बायो-सैवर्ट लॉ का हम यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। लाइक स्ट्रेट वायर की वजह से चाहिए, सर्कुलर रिंग की वजह से चाहिए, हम आसानी से बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प लेते हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब जहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, जहाँ पर सिमेट्री कुछ इस टाइप की हो, जहाँ पर हम बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक लॉ है, बड़ा सिंपल लॉ है, जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। इस लॉ की हेल्प से हम इजीली किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक अल्टरनेट मेथड और आया है हमारे पास में, एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे कि बोलना चाहिए कूलम्ब के छोटे भाई हुए गॉस, उसी प्रकार से बायो-सैवर्ट के छोटे भाई मान लीजिए आप इनको एम्पियर्स। इन्होंने अपना एक लॉ दिया है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ अपनी स्टाइल में कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है I एम्पियर की। ठीक है। अब हमें इसके सराउंडिंग में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मान लीजिए हमें इसके लिए यहाँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ पर एक क्लोज लूप बना लीजिए आप। ठीक है। हमने P पॉइंट को कट करते हुए एक लूप बनाया, एक क्लोज लूप बनाया। ठीक है। इस लूप का नाम दिया मैंने एम्पियर्स लूप। इस लूप का नाम दिया मैंने एम्पियर्स लूप। ठीक है। ये एम्पियर का लूप हो गया। थोड़ा सिमेट्री का भी ध्यान रखना, इस तरह से बनाना कि भाई ये सिमेट्री फॉलो हो। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल, ये लेंथ वाइज चलेगा, ध्यान रखना, लाइन इंटीग्रल B.dl मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I इनसाइड। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है एम्पियर जी का, जिन्होंने अपना एक सर्किटल लॉ दिया, लाइन इंटीग्रेशन B.dl, ध्यान रखना ये डॉट प्रोडक्ट है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I इनसाइड। यानी कि जो ये म्यू नॉट इंटू I इनसाइड है, जो हमें करंट देखना है, बेसिकली लूप के अंदर देखना है। I इनसाइड का मीन हो गया करंट, लूप के भीतर देखना है हमको करंट को। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। या ध्यान रखना गॉस लॉ में हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो एरिया वाइज करते हैं, सरफेस का करते हैं, लेकिन हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे वहां पर हमें लाइन वाइज इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है। तो एक सिंपल सा लॉ है, लाइन इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I इनसाइड। अब सवाल ये बनता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सी बुक्स हैं, आपकी NCERT ही है, उसने भी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। आप बस इतना दिमाग लगाइए, जो अच्छी बुक्स हैं वो यही बोलती हैं कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो वैलिड हर जगह है, आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन आपको कहाँ अप्लाई करना है, जो मोस्टली एप्लीकेबल है वो कहाँ पर है, यानी एप्लीकेबल कहाँ पर है ये, अगर मैं बात करूँ एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल, आप अप्लाई हर जगह कर सकते हैं, ठीक है, आप अप्लाई हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सिंपल बन जाती है वहाँ कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले बी शुड बी कांस्टेंट कॉमा नॉन जीरो, ठीक है, बी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट में नॉन जीरो कोई एक नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस वायर में करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर, तो यहाँ पर जो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो उसके लिए क्या है, मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा, तो लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब बी मेरे पास में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से ये जो b है इस इंटीग्रेशन के बाहर मैं यूज कर सकता हूं, तो सिंपली मुझे केवल dl का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मुझे पूरी लेंथ कवर होके आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना b हम अप्लाई, देखो मैंने फिर तो बोला हर जगह अप्लाई करिए, लेकिन मोस्टली एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर रहेगा, जहां पर b कैसा है, कांस्टेंट नंबर है, नॉन जीरो है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कि B is tangential to DL, B जो है वो टेंजेंशियल होना चाहिए DL के, ठीक है। देखो इसका रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, किस साइड में बनेगा, तो यहाँ पर करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, इसका मतलब हमें राइट हैंड के थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमने क्या काम किया, इस करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रखा, फिर अपनी उंगलियों को फैला लिया, उसके बाद हमें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे हमने कर्ल करना स्टार्ट किया। तो हम जब कर्ल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इनसाइड इधर की तरफ निकल के आ रहा है, ठीक है, दिस साइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मान लीजिए आप इधर चेक कीजिए, दिस इस साइड में अंदर यानी क्रॉस डॉट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर आपका लाइन सेगमेंट है यानी अल्पांश है डीएल, तो एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में बी ए है उसी डायरेक्शन में अगर आपका डीएल है तो दोनों के बीच एंगल हो जाता है बच्चों 0 डिग्री का। तो जब 0 डिग्री का होने से जो ये लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल, इसको सॉल्व करिए तो लाइन इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा ऑलरेडी आपने कितना कर रखा है, 0 कर रखा है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बी है आप उसी डायरेक्शन में अपने लाइन सेगमेंट को एज्यूम कर लीजिए, टेंजेंशियल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कॉस 0 की वैल्यू बच्चों हो जाती है 1, इससे कि क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल ही बचेगा, बी कांस्टेंट नंबर होगा तो बी बाहर आ जाएगा, सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएल का, ठीक है। तो ये दूसरा आपको आपके सामने रूल है कि बी जो है वो टेंजेंशियल होना चाहिए डीएल के, ठीक है। आप अप्लाई कहीं पे भी कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कैसे भी कर सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सॉल्व कर पाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि जो बी है वो परपेंडिकुलर टू डीएल है, ऐसा भी कर सकते हैं। किसी पोजीशन पे ऐसा है कि जहाँ पर हमें एज्यूम करने की आवश्यकता पड़ रही है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट है यानी अल्पांश है, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तब इस सिचुएशन में जरा लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को सॉल्व करते हैं, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो b इज परपेंडिकुलर टू dl, तो cos 90 बेटा 0 होता है तो ये चीज 0 हो जाएगी पूरे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, है ना। तो आप इस सिचुएशन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन ये है कि कहीं पर v जो है वो वेनिश हो रहा हो,
तो जब v वैनिशेस यानी v वैनिश हो रहा है, कहीं खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब b डॉट डी एल ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि b जीरो हो गया है, टेंड्स टू जीरो है, तो ये इंटीग्रेशन भी आपका जीरो हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंटों की हेल्प से हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। भाई पहली कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि जो हमारा अल्पांश है, जो हमारा लाइन सेगमेंट है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो इससे हमारे लिए ये चीज़ जो कॉस थीटा का जो कंसेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल हमें जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, या फिर हम इसको परपेंडिकुलर एज्यूम करें, है ना। परपेंडिकुलर एज्यूम करने से क्या होगा कि ये जो टर्म्स है वो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये कि कोई एक कोशिश होनी चाहिए कि कांस्टेंट ही हो, एक कोई नॉन जीरो नंबर हो, मोस्टली कांस्टेंट ही मिलेगा, तो उस हिसाब से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जब है ही नहीं, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो ये चारों चीज़ें एप्लीकेबल हैं, जहाँ पर ये चारों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, वहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ को बड़ा इजीली हम अप्लाई कर देते हैं। फिर से मैं रिपीट करूँगा, एम्पियर सर्किटल लॉ आप कहीं पर भी अप्लाई करें, ठीक है। कोई सी भी ज्योमेट्री दी हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप अप्लाई करिए, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि इन चारों चीज़ों को अगर आप फॉलो अप करते हुए चल रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। और ये इसी को हमें कुछ ज्योमेट्री है, खास ज्योमेट्री रहेंगी, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर रहेगा, सोलेनॉइड रहेगा, टॉरॉइड रहेगा, हम इन ज्योमेट्री में एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि किस तरह से ये हमारा फैक्टर बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड निकल के आता है। आप लोग बच्चों मेहनत करते रहिएगा, मैंने आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बच्चों को बड़ा परेशानी होती है, क्योंकि सबसे लेंदी चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी पढ़ेंगे, रेगुलर रहेंगे क्लास में, तो आपको अच्छा लगेगा। पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, अब मुझे इसको प्रूफ करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। प्रूफ के लिए मैंने मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए आई एम्पियर की, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है मुझे इस पी पॉइंट पर, सही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे एक लूप बांधना होगा जो कि इस पी पॉइंट से ही होके जाएगा, इस पी पॉइंट से ही होके जाएगा, ये मेरा पी पॉइंट, इस पी पॉइंट से, इस लूप का नाम दे दिया मैंने एम्पियर्स लूप, ये हो गया एम्पियर्स लूप, ठीक है। मान लीजिए ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो आई एम्पियर की है। अब यहाँ से मैंने ये जो रेडियस देखी वो कितनी है मेरी, आर, ओके। अच्छा, अब ये करंट कैरिंग वायर है, अब आपको कंसेप्ट बताता हूँ, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका। म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ये डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ, ये डेरिवेशन आप बायो सेवर्ट्स लॉ डीएसवी फिजिक्स में जाके बायो सेवर्ट्स लॉ का सेकंड लेक्चर यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सेकंड लेक्चर में आप देखेंगे, ये पूरा डेरिवेशन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर आता है, ठीक है। अब हमें निकालना है लाइन इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कितना होगा, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो लाइन इंटीग्रेशन B डी एल कॉस थीटा। अब बच्चों B जिस डायरेक्शन में B है उसी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए B अंदर की तरफ जा रहा है और इसी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर लीजिए DL को। मैंने बताया ना पॉइंट नंबर 2 कि B शुड बी परपेंडिकुलर एंड B शुड बी टेंजेंशियल टू DL। तो B और DL जब टेंजेंशियल हैं
तो एंगल बिटवीन बी एंड डी एल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई थीटा जो होता है वो बी और डी एल के बीच का होता है। भाई एक बात ध्यान रखना, ए डॉट बी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये निकल के आता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो एंगल रहता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है। इस कंडीशन में मैं लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा, बी डॉट डी एल वो मेरा निकल के आएगा लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल केवल, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या काम करना है, इसको b कांस्टेंट माना हुआ, भाई कोई एक नंबर होगा तो b बाहर आ सकता है, b मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, dl ले लिया। ये जल किसके रहा है, ये b डॉट dl के इक्वल चल रहा है। अब आगे देखिएगा लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl ये इक्वल टू हो जाएगा b और इस इंटीग्रेशन ऑफ dl तो इंटू l हो जाएगा। अच्छा अब जरा वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू कितनी है, ये आप जानते हैं कि स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है हर पॉइंट पर, यहाँ जरूरी नहीं, यहाँ पर पूरी रिंग पर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन r, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इन्फिनिटी लॉन्ग है ये, ध्यान रखना बच्चों, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया है मैंने। अब इंटू एल कितना है, लेंथ कितना है बच्चों, यहाँ पर लेंथ जो लेंगे वो ये पूरा जो लूप है उसका सरकमफ्रेंस होगा, क्योंकि ये क्लोज लूप है। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है। इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी कि आप देख सकते हो कि लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसके इक्वल निकल के आ गया, म्यू नॉट इंटू आई, और आई है क्या, इस लूप के अंदर बहने वाली धारा ही तो है, यानी म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं कराता हूं जो कि नीट लेवल पर पूछी जाती हैं, वो किस टाइप से प्रॉब्लम्स को बना सकता है, किस टाइप से वेरिएशन को बना सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में क्या है कि ये एक लूप है, इसमें कुछ कंडीशन इस टाइप की दी हुई है, ठीक है। ये 3 वायर थे अलग अलग। अब यहाँ पर मान लीजिए ये I1 एम्पियर है, ये I2 एम्पियर है और ये I3 एम्पियर है, ओके। अब वो जरा नेट फॉर्मूला बताना है, पॉइंट P पर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा। अब सीधी बात है, ये एक लूप ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेंगे ये क्या है, मेरे पास में एम्पियर्स लूप हो गया, ये हो गया एम्पियर्स लूप। अब बच्चों यहाँ पर भाई करंट तो 3 है, I1 I2 I3। I1 करंट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड है, प्लेन के अंदर है, प्लेन के भीतर की ओर है, इनसाइड द प्लेन है। और जो I2 और I3 करंट है वो इस बोर्ड से बाहर की ओर निकलती हुई है। यानी कहने का मतलब ये है, कुछ मुझे इस टाइप की ज्योमेट्री दी हुई है जिसमें 3 वायर हैं, 3 अलग अलग वायर हैं। भाई जो I1 करंट है वो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन कुछ इनसाइड है। I2 और I3 की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, 3 वायर है मेरे पास में। अब तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बात आप जान लीजिए। एक वायर की में अगर करंट फ्लो हो रही है उसके आसपास सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यहाँ तो भाई साहब 3 वायर है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे निकालेंगे हम, तो बस तरीका क्या है, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब देखिए भाई ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब आई इनसाइड तो यहाँ 3 करंट है, अब करंट का डायरेक्शन देखिए, 2 करंट एक डायरेक्शन में, I2 और I3 सेम डायरेक्शन में, और I1 जो है वो इनसाइड है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको लूप की डायरेक्शन मान लेनी है। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, लूप की डायरेक्शन मान लीजिए, आपकी इच्छा है। लूप आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानिए, लूप आप चाहे क्लॉकवाइज मानिए, ठीक है, क्लॉकवाइज माने या एंटी क्लॉकवाइज माने। तो सबसे पहले आपको लूप की डायरेक्शन लेनी होगी। लेट लूप्स डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले ली आपने, ठीक है, ये लूप की डायरेक्शन ध्यान रखना। अब देखिए लूप की डायरेक्शन में जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनना होगा उसको तो पॉजिटिव लेना है, और जिसकी वजह से
अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनना है उसको आप नेगेटिव ले लीजिएगा, है ना। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने लूप की डायरेक्शन मान ली क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड पहले इस वायर की वजह से निकालते हैं, I1 की वजह से, तो थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड को ये रखा और अपनी उंगलियों को कर्ल करना है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कुछ क्लॉकवाइज निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि I1 को आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव, और I2 और I3 को कैसा ले लेंगे हम, नेगेटिव, क्योंकि I2 और I3 की वजह से बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपोजिट बनेगा लूप की डायरेक्शन की। तो हमें लूप की डायरेक्शन का भी खेल ध्यान में रखना है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I इनसाइड कितना हो गया, I इनसाइड ये तीनों ही करंट ली जाएंगी, यानी I1 प्लस का ले लिया और फिर ये सब माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस I2 माइनस I3। आया क्वेश्चन में। तो ये लूप की डायरेक्शन आप मान के आप इसको एज्यूम करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन और वो नीट में आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर सवाल ये बनता है, पॉइंट P की बात कर रहा है, यहाँ पर करंट है क्रॉस, ये डॉट, फिर ये क्रॉस, फिर ये डॉट, फिर यहाँ पर ये डॉट, ये क्रॉस, कई सारी करंट मैंने बना दिया है। मान लीजिए ये I1, I2, I3, I4, यहाँ I5 मान लिया, यहाँ I6 मान लिया, I7 मान लिया। तो भैया जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आपसे सवाल ये है P पॉइंट पर किस किस करंट की वजह से बनेगा। तो भैया लूप के भीतर है उनकी वजह से भी बनेगा और आसपास जो भी वायर जा रहे हैं, जो भी करंट फ्लो हो रही हैं उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे तो उसमें हम केवल इन चारों करंटों का यूज करेंगे, I1, I2, I3, I4। इन सब करंटों को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये लूप के बाहर है। हमें जो करंट लेनी होती है वो लूप के भीतर लेनी होती है। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, यानी इनसाइड द लूप, इनसाइड लूप के भीतर जितनी भी करंट है हमें उसी को कंसीडर करना होता है। बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसी डेरिवेशन को हम प्रूव करेंगे। जो उसके बाद हम सोलेनॉइड और टॉरॉइड पर आएंगे। सो पढ़ते रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।